गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के हम लोग सेट 89 शुरू कर लेते हैं और 89 के फर्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके 71 से शुरू होगा। यहाँ पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप उदाहरण उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण इन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ। तो देखेंगे पर्वत का निर्माण वैसे दो प्लेटों के टकराव से भी होता है, ठीक है। तो दो प्लेट के एक दूसरे से अलग होने से भी होता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे जब दो प्लेटें टकरा रही है, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है, ठीक है, तो यहाँ भी पर्वत का निर्माण होता है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है तो ये वाला पार्ट क्या है, धंस जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये एक पार्ट जो है धंस जाता है। ये प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और यहाँ पर भ्रंशोत्थ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो जाता है और साथ में घाटी यानी कि भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। यहाँ वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो वलित पर्वत का निर्माण और भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण अर्थात ब्लॉक माउंटेन का निर्माण ये किसके कारण होता है, तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। पठार का भी निर्माण आपके आंतरिक क्रिया के कारण हो सकता है। लेकिन मैदान की बात करें तो मैदान की निर्माण किन प्रक्रिया के कारण होगा, तो बाह्य प्रक्रिया के कारण होगा। बाह्य प्रक्रिया में अपर्दन कार्य करता है। बाह्य क्रिया में अपर्दन कार्य करता है। आंतरिक क्रिया में पर्वत, पठार, घाटी का निर्माण होता है। जब उसी पर्वत, पठार और घाटी का अपर्दन होता है तो एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। जब निर्माण मैदान का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया ये दोनों के कारण होता है। तो सी में आपका आंसर दिया हुआ है आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण आपके विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण होता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। इसके सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्योंकि पर्वत, घाटी और पठार का निर्माण आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है और मैदान का निर्माण अर्थात अपर्दन से होता है, तो वो हो जाएगा बाह्य प्रक्रिया। तो दोनों यहाँ एक साथ में दिया हुआ है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण होता है, जो एक हमारे पृथ्वी के सतह पर स्थलाकृति है, एक स्थलाकृति है। तो सही उत्तर आपके इसके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तापी नदी के विषय में पूछा जा रहा है और वो भी सत्य कथन पूछा जाएगा, ठीक है। तो तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ठीक है जी। तापी नदी सतपुरा पर्वत के दक्षिण में बहती है, ये आपके सत्य है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ एकमात्र दिया गया है, एकमात्र दिया जा रहा है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो एकमात्र तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, जैसे नर्मदा ही है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो यहाँ अजंता आपके उत्तर में नहीं, अजंता उत्तर में नहीं, आपके दक्षिण में होगा, ठीक है, दक्षिण में होगा। जैसे यहाँ आप तापी नदी के विषय में देखेंगे तो ये आपके सतपुरा हो गया और ये आपके अजंता पर्वत हो गया। ताप्ती नदी ये है और ये है आपके सतपुरा,
ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है और ये हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी। तो अजंता पर्वत श्रेणी के ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता, तो उत्तर में आपके सतपुरा है, ताप्ती नदी के दक्षिण में आपके क्या होंगे, अजंता होगा। तो ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ताप्ती नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी ये सतपुरा के दक्षिण में बहती है, तो ये सही होगा। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये गलत है, क्योंकि नर्मदा भी है। नर्मदा ही एक मानकर चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो ये भी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ये भी आपके गलत हो जा रहे हैं। और कथन सत्य बताना है तो एक ही राइट हो रहा है, इसका मतलब कि आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, ए आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी के सभी नदियां प्रायद्वीपीय नदी हैं, जो एक प्रकार के मौसमी नदी है। और ये सभी के सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इनमें से सबसे लंबी नदी जो होगी गोदावरी होगी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी आपकी कृष्णा होगी। ठीक है, और इनमें से तीसरी लंबी नदी आपकी महानदी होगी, चौथी कावेरी होगी। ठीक है, तो देखते हैं उपयुक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा आपके महानदी भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है और कावेरी भी बनाती है। 1 2 3 4 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपके डी हो जाएंगे। डेल्टा, नदियों के डेल्टा से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा डी। चंदन कुमार, वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। अब देखेंगे पर्यावरण घटक। ठीक है जी, पर्यावरण घटक के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों घटकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण घटक के अंतर्गत दोनों, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसके कारण आपके मनुष्य तो होंगे ही, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण घटक के अंतर्गत शामिल है। धरातलीय स्थलाकृति ये भी पर्यावरण घटक के अंतर्गत शामिल होता है। मानव निर्मित वस्तुएं, जितनी भी मानव निर्मित वस्तुएं वो भी पर्यावरण घटक के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे झील को ले लीजिए, नहर को ले लीजिए, तो पर्यावरण घटक के अंतर्गत शामिल मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक वस्तुएं तो है ही। तो इसमें 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है, सही है। 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। तो वैसे इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके भी सही उत्तर हो जाएंगे डी। इसके भी सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, 74 के सही उत्तर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कारण क्या कह रहा है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें
हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती। बिल्कुल ये सही है। चारों ओर घूम रहा है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसे ऊपर पट्टी कहा जाता है। और ठीक भूपर पट्टी के नीचे वाले भाग में, इस भाग में ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहीं पे आपके प्लेट की अवस्थिति होती है। यही है प्लेट, जहाँ प्लेट की अवस्थिति होती है। और इस प्लेट की अवस्थिति को स्टेनोस्फेयर कहा जाता है, जिसे हिंदी में दुर्बल मंडल कहा जाता है, ठीक है। और यही आपके क्या है, तो प्लेट है, इसी को प्लेट कहा जाता है। तो ये प्लेट जो है स्थल मंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर, देख रहे हैं ना, चारों ओर घूमती रहती। तो उसका मुख्य कारण क्या है, संवहन है। ये है हमारा क्रोड है, यानी कोर इसे कहेंगे। ये कोर है और कोर के इस क्षेत्र में कुछ रेडियोधर्मिता पदार्थ होता है और इसी से ऊर्जा उत्पन्न होता है और ये संवहन होता है। और संवहन के कारण ये प्लेटें यहाँ गर्म होकर के कमज़ोर होता है और इस तरह से इस प्लेट को तोड़ देता है और मूव करवाता है। तो ये प्रक्रियाएं हर जगह होता रहता है, तो इसे संवहन कहा जाता है। संवहन, ठीक है। कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन के कारण ही, तो कन्वेक्शन में क्या निकलता है आपके, तो लावा निकलेगा। लावा, या इसे हम मैग्मा कहें तो ज़्यादा, मैग्मा निकलता है। और यही है मैग्मा। जब ये टूट करके प्लेट इस तरफ आएंगे तो ये मैग्मा बाहर की ओर निकल करके और यहाँ पर कुछ स्थलाकृति यानी ज्वालामुखी का निर्माण करता है, ठीक है। जिसके कारण जो है सही है। अब हम देखते हैं, सॉरी, कारण एक सही है। कारण आर को देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। ये जो है ये भी वृत्तीय रूप में ये आपके मैग्मा घूमता रहता है। इसके कारण प्लेट जो है टूट टूट कर कई भागों में विभाजित हो जाता है। तो कारण भी आपके क्या है, सही है। यानी कि कारण ए सही है और कारण आर भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दैट मीन्स कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके सही उत्तर क्या हो रहे हैं, ए हो रहे हैं। नेक्स्ट, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। वैश्विक नेटवर्क, ठीक है, वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित रिजर्व क्षेत्र की एक श्रृंखला है। इसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है, तो राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल निचय जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य। ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य आपके जीव मंडल निचय में आ जाता है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाता है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, बी हो जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये दोनों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के अंतर्गत ही आ रहा है। तो जब बी में आंसर जैवमंडल नीचे दिया हुआ है तो इसी को हम सही उत्तर मानकर चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, धात्विक खनिज किन तैल समूहों में पाया जाता है। यहाँ धात्विक की बात हो रही है, अर्थात मेटेलिक मिनरल्स की बात हो रही, मेटल, इसमें मेटल हो, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान में मेटेलिक यानी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु अवसादी चट्टान में आपको धात्विक खनिज नहीं बल्कि आपको नॉन मेटेलिक ही पाए जाते हैं, नॉन मेटेलिक ही पाया जाता है।
ठीक है, धात्विक भी मिलेंगे लेकिन नॉन मेटलिक आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कायांतरित चट्टान में भी आपके मेटलिक अर्थात धात्विक चट्टान पाए जाते हैं। तो यहाँ आग्नेय और अवसादी दिया हुआ है, तो आग्नेय तो सही होगा, अवसादी गलत हो जाएगा। यहाँ कायांतरित दिया हुआ है, कायांतरित सही होगा लेकिन अवसादी गलत हो जाएगा। यहाँ आग्नेय एवं कायांतरित दोनों दिया हुआ है, सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अवसादी चट्टान आपके क्या हो जा रहे हैं, अधात्विक हो जा रहा है। और यहाँ धात्विक खनिज किन शैलो समूहों में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से दो ही शैल समूह में पाया जाता है, एक है आग्नेय और दूसरा है कायांतरित। तो सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारक उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है। उद्योग की स्थिति को निर्धारित करता है, तो कच्चे माल की उपलब्धता बिल्कुल सही है। परिवहन भी आपके उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक मुख्य कारक होता है माल का यातायात करने के लिए। ठीक है, और किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों ही हो रहे हैं। बाजार भी होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तृतीयक वस्तु को भेजा जाता है। ठीक है, टर्शियरी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। कहीं भी हम उद्योग की स्थापना करते हैं तो भूमि की आवश्यकता होती है। तो बाजार और भूमि भी होगा आपके, यानी 1 2 3 4 ये सभी के सभी अवस्थिति उद्योग के कारक हैं। ठीक है, सभी के सभी कारक आपके उद्योग की अवस्थिति के कारक हैं। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हम इसे डी आंसर मानकर चलेंगे। चारों के चारों कारक जो हैं उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ एशिया का महाद्वीप की प्रमुख फसल है और एक तरफ जलवायु है। तो देखते हैं चावल आपके उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है। ठीक है, गेहूं की बात करें तो गेहूं आपके उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु में होता है। कपास की बात करें तो कपास आपके शुष्क जलवायु का फसल है। ज्वार की बात करें, ज्वार आपके अर्ध शुष्क जलवायु का फसल है। इसका सही उत्तर हो जा रहा है ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 3, सी का 3, 4 का, डी का 4, डी का 4, यानी बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर जाएंगे। ये सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, बी हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैचिंग दिया हुआ है, सही तरह से मैच करके यहाँ आंसर टिक लगाया गया है बी। इसके सही उत्तर क्या हो रहे हैं, बी हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है, किस देश से टच करती है, तो चीन, भूटान और नेपाल। ये नेपाल से करती है, यानी कि आपके क्या होंगे, सही। नेपाल से झारखंड पश्चिमी भाग में टच करती है। उत्तर प्रदेश यानी कि दक्षिणी भाग से उत्तर प्रदेश भी टच करती है और कुछ हिस्सा इसके पश्चिमी भाग में भी है। बिहार का उत्तरी भाग नेपाल से लगता है। पश्चिम बंगाल का उत्तरी पश्चिमी भाग लगता है और सिक्किम का पश्चिमी भाग लगता है। ठीक है, अब जैसे ये ले लीजिए, ये हो गया आपके भूटान। ठीक है, और यही है आपके सिक्किम। ये हो गया सिक्किम और ये हो गया आपके नेपाल। तो नेपाल से देखेंगे इधर से उत्तराखंड लगेगा। ठीक है, इस तरफ से आपके उत्तर प्रदेश लगेगा, इस तरफ से आपके बिहार लगेगा। ठीक है, और इस क्षेत्र से आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से आपके वेस्ट बंगाल लगेगा और ये क्षेत्र है आप सिक्किम लग रहा है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आपके किससे लग रहा है, तो नेपाल देश से। ये सिक्किम है, ये भूटान है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, नेपाल। नेक्स्ट,
हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो सिंधु नदी को आप देखेंगे कि यहाँ दो पर्वत श्रेणी, ठीक है, एक का नाम होगा लद्दाख, दूसरा होगा आपके जास्कर, ठीक है। और ये एक नदी तिब्बत से श्रेणी के मध्य होकर प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम होगा सिंधु, और ये मानसरोवर झील के निकट से तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो दो श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो एक होगा लद्दाख और दूसरा होगा जास्कर। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है आपके लद्दाख, और यानी सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, ठीक है। 81 के सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 82 का देखते हैं। भारत में मानसून के प्रस्फोट, प्रस्फोट, मानसून के प्रस्फोट का मतलब होता है मानसून का आगमन। मानसून का प्रस्फोट का मतलब होता है मानसून का आगमन, मानसून का आगमन कहा जाता है। और ये किस पवन द्वारा होता है? तो ये होता है दक्षिणी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होता है। इसी को क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट। इसे मानसून, मानसून बर्स्ट कहा जाता है। PURS, मानसून बर्स्ट कहा जाता है। देखते हैं के लिए निम्नलिखित में से किसे किसे जिम्मेदार माना जाता है? पश्चिमी जेट प्रवाह? नहीं, पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। बी इसके सही उत्तर होंगे। कैसे माना जाता है? तो ये देखते हैं। ये हमारी क्या है? हिमालय है, ये हिमालय है, और हिमालय ये वाला पार्ट जो है ये तिब्बत है, ये पार्ट जो है तिब्बत है। जब सूर्य का लंबवत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होता है तो ये क्षेत्र थोड़ा गर्म हो जाता है। यहाँ की हवाएं गर्म हो करके, यहाँ की हवाएं, यहाँ मैं एक भारत का भी नक्शा बना दूं, यहाँ की हवाएं गर्म हो करके ऊपर की ओर उठ, ये देख रहे हैं ऊपर की ओर उठती है, और यही हवाएं आ करके आपके कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। जब ये हवाएं अरब सागर में गिरती है तो यहाँ उच्च वायु दाब का निर्माण हो जाता है। जब उच्च वायु दाब का निर्माण होता है तो यहाँ से, इस क्षेत्र से, ये पूरा एरिया जो है उच्च वायु दाब का निर्माण कर लेता है। और इस क्षेत्र से जो हवाएं चलती है उस हवा में गति ज़्यादा होता है, और गति के कारण सबसे पहले जो मानसून बर्स्ट होता है वो आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में होता है। उसी को कहा जाता है मानसून के प्रस्फोट। तो मानसून के प्रस्फोट आपके इसके कारण होता है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम से होता है। ये हवा यहाँ गर्म होकर ऊपर जाती है, और ये जब ठंडी होती है तो ये कहाँ गिरती है? आपके अरब सागर में, ऊपर से आकर के अरब सागर में गिरती है। जैसे अरब सागर में गिरती है तो ये ठंडी हवा यहाँ के ताप को और क्या कर देती है? कम कर देती है। जब यहाँ ताप कम हो जाता है तो यहाँ वायु दाब क्या बन जाता है? उच्च बन जाता है। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, क्योंकि ये ग्रीष्म काल में हमारा भारत का स्थलीय भाग ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इधर बना हुआ है आपके लो प्रेशर, यानी निम्न वायु दाब बना हुआ है। तो यहाँ जो ये वाली पौने जो आती है दक्षिण पश्चिमी पवन, इस पवन में तेजी आ जाता है, ठीक है। उसकी गति बढ़ जाता है, और गति के कारण सबसे पहले जो जो वर्षा होता है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में होता है। इसी को कहा जाता है मानसून प्रस्फोट। मानसून के प्रस्फोट तो किसके कारण होता है? तो आपके पूर्वी जेट प्रवाह के कारण होता है, ठीक है। पश्चिमी जेट प्रवाह से हमारे भारत के हिमालयी क्षेत्र में, भारत के हिमालय के दक्षिणी भाग में शीतकाल में वर्षा होता है।
ठीक है, उसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। यानी कि आप इसे समझना चाहें तो पश्चिमी जेट से क्या होता है भारत में, पछुआ पछुआ विक्षोभ होता है। विक्षोभ, पछुआ विक्षोभ से, पछुआ विक्षोभ से वर्षा शीतकाल में हमारे भारत के उत्तरी भाग में होता है। ठीक है, लेकिन मानसून के प्रस्फोट किस जेट प्रवाह से होता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह से होता है। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, बी हो जा रहे हैं। व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, तो ये भूमध्य रेखा बीचों बीच खींची गई एक लाइन है और ये आपके 30 डिग्री 30 है। यहाँ से जो ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर आती हैं तो इसी को व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस पवन को पछुआ पवन कहा जाता है। ठीक है, और इस पवन को ध्रुवीय ध्रुवीय पवन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो भाग है इसी को कहा जाता है व्यापारिक, जो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों गोलार्धों में ये प्रवाहित होती है और विषुवत रेखा की ओर आती है। इसी को व्यापारिक पवन अर्थात ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए ट्रेड विंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट, वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण, वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण इनमें से कौन कौन से है, तो वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण एक मृदा में विविधता होगा, तापमान में भी अंतर होगा तो वनस्पति की विविधता होगी, नदियों के जल की मात्रा में अंतर ये नहीं हो, क्योंकि ये वनस्पति पूछ रहा है तो नदी के जल की मात्रा में अंतर होगा तो वनस्पति तो वैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं है कहाँ, नदियों में, लेकिन जलीय जीव तो होता है ना, जलीय जीव तो होता है। तो यहाँ पूछा वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपके फ्लोरा से पूछा जा रहा है, फौना से नहीं पूछा जा रहा है। तो फ्लोरा है ये, तो फ्लोरा में नदियों के जल की मात्रा में जब कमियां आती है तो नदी के जलीय जीव जीव प्रभावित होते। ठीक है, उसमें उसमें विविधता आती है, लेकिन ये आपके नदी के जल की मात्रा में अंतर होने से वनस्पति की विविधता में कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, नहीं होंगे, तीन नहीं होगा, एक और दो हो रहा है, तो एक और दो आपके बी में दी हुई है, तो केवल एक और दो आपके क्या होंगे, 83 के सही उत्तर होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मृदा की विभिन्न परत पर संस्तरों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग सबसे ऊपरी परत क तो ए कहा जाएगा। क संस्तरण, संस्तरण मतलब हॉरिजन, हॉरिजन कहा में होता है, बिल्कुल सही है। अभी एक डायग्राम बना करके समझा दे रहा हूँ। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है, ये आपके गलत, क्योंकि सबसे पहले ये नहीं बनता है। यहाँ देखेंगे कि एक डायग्राम बनाई जा रही है, इस डायग्राम को समझना है। ये जो होता है हॉरिजन, हॉरिजन ए होता है, ये होगा आपके हॉरिजन होगा ए बी, ये हॉरिजन आपके होगा और ये हॉरिजन आप ई वाला क्षेत्र में जो मृदा बनता है वो इस प्रकार के होते हैं, यानी कि इसे पेरेंट रॉक कहा जाता है। अभी ये पूर्ण रूप से मृदा नहीं बना है। ठीक है, पूर्ण रूप से मृदा नहीं
करना है। यहाँ जो मृदा होगा, इस क्षेत्र में जो मृदा होगा, ठीक है, तो इसकी साइज क्या होगा, थोड़ा छोटा छोटा प्रकार प्रकार से। इससे में और भी छोटे होंगे, और भी इससे छोटे छोटे होते हैं। मृदा का आकार एकदम बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, है। मृदा का आकार इसमें क्या होगा, और भी छोटे छोटे होंगे। और सबसे ऊपरी भाग में तो मृदा ही बन जाता है। ये ऊपरी भाग में एकदम बिल्कुल पाउडरी टाइप का बन जाता है, और इसी को असल में क्या कहा जाता है, मृदा। और इसी में वनस्पतियों का विकास होता है। यहाँ पर ही आपके क्या बनेंगे, वनस्पति का विकास। यहाँ आपके वनस्पति का, हाँ, तो ये हॉरिजन ए जो होता है, यही आपके मृदा है। अब उसके नीचे ये वाला पार्ट यहाँ लिखा जा रहा है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है। तो सबसे पहले ये परत नहीं बनता, ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला बनता है मृदा। फिर ये जब नष्ट हो जाता है तो फिर ये बनता है, फिर लास्ट में ये बनता है। ठीक है, ये लास्ट में होता है, पहले नहीं होता, अंतिम में होता है ये। इसके कारण आपके दो क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। और इसे मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इसे मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल कहा, ठीक है। तो ये मृदा नहीं है, ये इसे कहा जाता है पेरेंट, पेरेंट रॉक्स कहा जाता है, पेरेंट रॉक, ठीक है। तो इसमें एक क्या होगा, सही होगा आपके ए, एक सही होगा, ये आपके सही उत्तर होंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1973 में हुई। इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार द्वारा किया गया था। भारत के सरकार द्वारा कब किया गया था, 1 अप्रैल 1970। यहाँ 73 दिया हुआ है, सही उत्तर आपके आ रहे हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था, कि बंगाल टाइगर की जनसंख्या को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। और सबसे पहले ये टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया था, तो जिम कॉर्बेट में लागू किया, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसलिए की गई थी, तो बंगाल टाइगर की जनसंख्या को बचाने हेतु की गई थी। और इस टाइगर प्रोजेक्ट को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो जिम कॉर्बेट में। ये देखेंगे, जिम कॉर्बेट, ठीक है, में सबसे पहले से लागू किया गया। लेकिन क्यों लाया गया आपके प्रोजेक्ट टाइगर, तो बंगाल टाइगर की जनसंख्या का नियंत्रण
बंगाल टाइगर की जनसंख्या का नियंत्रण नियंत्रण करने हेतु हेतु प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत 1 अप्रैल 1970 1973 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में भारतीय सरकार द्वारा किया, ठीक है। तो सही उत्तर इसके 1973 यहाँ दिया हुआ है, उसी को लेकर चलेंगे। चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चावल प्रमुखतः रबी की फसल है, गलत है, क्योंकि ये खरीफ का फसल सभी को पता है, ठीक है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ये सही है, एक गलत हो जाएगा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। फिर कथनों में कौन सा सत्य है? तो 2 और 3 आपके सत्य हैं, तो 2 और 3 यहाँ दिया हुआ है, सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। बढ़िया। 2 और 3 से भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? तो देखेंगे ये रैट होल जो है, ये रैट होल जो है मानव द्वारा मानव द्वारा किया गया खनन खनन है। इसे इसे मेघालय राज्य में रैट होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे मैनुअली कहा जाता है, मैनुअली मानव द्वारा किया जाता है, किसी मशीन द्वारा नहीं किया जाता है, मैनुअली किया जाता है। कहाँ पर? तो मेघालय में किया जाता है। अब इसे बंद कर दिया गया है रैट होल, ठीक है। इसे यहाँ लिख देता हूँ, इसे NGT NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के द्वारा इसे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बंद के द्वारा 2014 में बंद कर दिया गया है, क्योंकि क्योंकि यह साइंटिफिक क्योंकि यह एक
साइंटिफिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक प्रक्रिया नहीं है। इससे इससे बहुत अधिक जोखिम जोखिम का भय है, जिसके कारण इसे कब बंद कर दिया गया? तो 2014 से 2014 ईस्वी में इस प्रकार की प्रक्रिया यानी खनन को बंद कर दिया गया। रैट होल एक प्रक्रिया है कोयला निकालने का, जो मैनुअली किया जाता था, हाथ द्वारा, कोई मशीन की सहयोग नहीं ली जाती थी। और ये रैट होल कहाँ किया जाता है? तो मेघालय में। अब इसे TNT एक संस्था है, NGT, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, 2014 में इस प्रकार के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है जी, प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? जल का आदान प्रदान कहाँ? वायुमंडल, महासागर और महाद्वीपों में। तो वाष्पीकरण ये आपके आदान प्रदान का एक कारक है। वाष्पोत्सर्जन भी एक कारक है और संघनन भी एक कारक है। कंडेंसेशन, यहाँ इवोपरेशन, ट्रांसपीरेशन और कंडेंसेशन, ये तीनों के तीनों क्या है? आपके कारक हैं। तो केवल एक दिया हुआ है, कोई नहीं उपयुक्त में से। अच्छा, क्वेश्चंस क्या प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये तीनों प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आंसर ए में एक दिया हुआ है, बी में केवल 2 और 3 दिया हुआ है, केवल 3 दिया हुआ है, अर्थात ये तीनों होगा। तो सही उत्तर आपके इसके क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, वायुमंडल, महासागर तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, आदान प्रदान होता रहता है। जैसे आप ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, है ना, और इसके बाद में ये जलीय भाग हो गया, ये जलीय भाग हो गया। ठीक है, तो जलीय भाग से क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण आपके स्थल से भी हो रहा है। ठीक है, तो जो स्थल से वनस्पति से वाष्पीकरण होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और वाष्पीकरण आपके स्थल और जल दोनों से हो रहा है। और इस क्षेत्र में क्या चीज का निर्माण हो रहा है? तो बादल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बादल का निर्माण हो रहा है और इन्हीं बादलों द्वारा संघनन होकर के अब यहाँ क्या होगा? संघनन होगा। ठीक है, संघनन हो करके क्या होता है? वर्षा होता है। ये देख रहे हैं ना, संघनन हो करके क्या होता है? वर्षा होता है। तो इसी को कहा गया है वायुमंडल, महासागर तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। जल का आदान प्रदान होता रहता है। तो आपके तीनों के तीनों सही होंगे। ही इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है तो फ्रांस आपके भारत से बड़ा। ठीक है, ब्राजील भारत से बड़ा है, यानी कि ब्राजील आपके विश्व का पांचवा बड़ा देश है। ठीक है, यह पांचवा बड़ा देश है। ठीक है, और छठा आपके हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा हो जाएगा भारत। ठीक है, और कनाडा क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा है, यानी कि ये सेकंड दूसरा है। तो फ्रांस इसमें हमारे भारत से बड़ा नहीं है, काफी छोटा है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस तो राइट आंसर। नेक्स्ट,
हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह हिमालय अपवाह तंत्र में जो नदी सम्मिलित नहीं है वो कौन सी है? तो गंगा सम्मिलित है, ब्रह्मपुत्र सम्मिलित है, महानदी नहीं है। ये महानदी आपके प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये मीठी नदी एक आपके कहाँ है? तो मुंबई में प्रवाहित होती है और ये विहार झील से निकलती है, विहार झील से निकलती है। आपकी तुलसी झील भी आपके कहाँ है होंगे? तो मुंबई में हो। ठीक है, कोई झील भी आपके कहाँ मिलेंगे? तो मुंबई में मिलेंगे। अर्थात ये सभी के सभी झील की अवस्थिति कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है, लेकिन मीठी नदी के विषय में पूछा जा रहा है, तो मीठी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो मुंबई में। और किस झील से निकलती है? तो विहार झील से निकलती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, छोटी सी नदी है। तो सही उत्तर इसके क्या हो रहे हैं? बी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वैसे देखा जाए कि बिहार के 12 जिलों से होकर होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है जिसकी बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। क्या है? पटना जिले में सबसे अधिक प्रवाहित होती है। और कितना किलोमीटर ये प्रवाहित होती है? तो 99 किलो प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ? तो पटना में। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। पटना में ये कितने किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है अकेले। और कुल बिहार में इसका लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। और बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है और बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। 12 राज्यों से होकर गुजरती है। कथन ए, दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहती। दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण भारत को देखें तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और वह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। लेकिन उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसके कारण वहां की ऋतु में परिवर्तन होता रहता है, काफी सर्दी तो काफी गर्मी। परंतु आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित राज्य का तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ऋतु परिवर्तन कम होता है, वहां हमेशा गर्मी पड़ती रहती। ठीक है, शरद का मौसम जो है वो कम होता है। तो ये बात सही है। तो दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है, ये भी सही है और इसके सही व्याख्या भी है। एक ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर आपके ए हो जाएंगे। का क्वेश्चन सही है जी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। जलोढ़ मृदा नदी बेसिन एवं तटीय मैदान ये आपके क्या है? सही है। लाल मिट्टी पठार की सीमांतर पर बिल्कुल सही है। काली मृदा तटीय मैदान पर ये गलत है, क्योंकि काली मृदा आपको कहाँ मिलेंगे? तो दक्कन का पठार या पठारी
क्षेत्र में, और ये भारत के या पठारी क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दक्कन का पठार आपके तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी, काली काली मृदा आपके महाराष्ट्र के दक्कन का पठारी क्षेत्र में, यानी कि संपूर्ण महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में भी आपके फैले हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट 94 का सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय अल्कालाइन रीजन, अल्कालाइन रीजन इज फाउंड इन इंडिया। तो कहाँ सबसे, यहाँ सर्वाधिक सब में पाया जाता है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आपके कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। अकेले उत्तर प्रदेश में 35.75 प्रतिशत यहाँ भाग जो है वो क्षारीय क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के कितने 100% उसके क्षेत्रफल हैं, उनमें से आपके 35.75% क्या है? तो क्षारीय। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात आता है, सेकंड में गुजरात आता है। ठीक है, थर्ड में महाराष्ट्र आएगा, फोर्थ में तमिलनाडु आएगा, और फिफ्थ में हरियाणा आएगा, और सिक्स्थ में आपके पंजाब आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट आपके क्या आएंगे? उत्तर प्रदेश। ये अकेला कितना है? 35.75% है। ठीक है जी, ये पहला हो गया। दूसरा आपके आएगा गुजरात, आएगा। तीसरा महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र जो है, ठीक है, वो आता है। और महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु आता है। ठीक है, सारी ये बात हो रही है, सिर्फ तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के बाद में हरियाणा आता है, हरियाणा का क्षेत्र आता है। हरियाणा के बाद में क्या आता है? आपके पंजाब। ये सब क्षारीय क्षेत्र। ठीक है, क्षारीय क्षेत्र का निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर सिंचाई ज़्यादा की जाती है। नहरों द्वारा जहाँ सिंचाई ज़्यादा की जाएगी, वहाँ के मृदा में क्षार आ जाएगा, क्षारीय अल्कलाइन सॉइल बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ नहरों द्वारा या फिर नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। यहाँ सीक्वेंस में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद गुजरात, ये गुजरात है, टच कर गया है, आ करके लिख देता हूँ, गुजरात। ठीक है जी, सही उत्तर इसके बी होंगे। निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। दुलहस्ती, ये दुलहस्ती आपके बांध है। ठीक है, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर ये है। इंदिरा गांधी नहर है, ये सतलज नदी पर है, ये सही है। नागा अर्जुन सागर बांध ये कावेरी नदी पर, गलत है। तो ये कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर निर्मित एक बांध है, इसका नाम है नागा अर्जुन सागर। तो नहीं है, तो यही नहीं है, आपके सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, ये दिक्कत किसी को कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, टीन के लिए फेमस आपका इसमें बस्तर है, छत्तीसगढ़। और वैसे टावर देखा जाए राजस्थान में है, टावर में आपके टीन भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है थोड़ा मोड़ा टीन मिलता है, वहाँ जस्ता भी मिलता है, तंबा भी मिलता है। लेकिन यहाँ एकमात्र सबसे अधिक टीन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के कौन सा क्षेत्र? तो बस्तर। यही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो राजस्थान भी आपके क्या है? खनिज उत्पादन में समृद्ध है। मध्य प्रदेश भी समृद्ध है,
उस तरह से देखा जाए तो बिहार भी समृद्ध है, क्योंकि बिहार के 95%, बिहार की बात करें तो बिहार में 95% पाइराइट पाइराइट का उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। ये भी एक समृद्ध राज्य ही हुआ। 95% अकेले बिहार राज्य से पाइराइट खनिज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक समृद्ध है, राजस्थान भी समृद्ध है और मध्य प्रदेश भी समृद्ध है, अर्थात तीनों के तीनों समृद्ध। तो उपयुक्त में से एक से अधिक मेरे ख्याल से सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एक विशेष एक राज्य इसमें से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सभी के सभी क्या है, खनिज उत्पादन में समृद्ध है। सब राज्यों में खनिज उत्पादन की जाती है, खनिज उत्पादन की जाती है। जैसे आपके राजस्थान में बहुत सारे धात्विक खनिज भी मिलते हैं, अधात्विक खनिज भी हैं, जैसे पेट्रोलियम के बहुत सारे क्षेत्र यहाँ खोजे गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे खनिजों के लिए समृद्ध है। बिहार में भी आपको बहुत सारे खनिज मिलते हैं। किधर? तो बिहार के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी बिहार में जो पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ राज्य है, जिले हैं, उस जिला में भी आपको बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना? ठीक है, जितने भी विद्युत उत्पादन है तो उन विद्युत उत्पादनों में ताप यानी थर्मल थर्मल पावर का योगदान कितना है? तो 75%। 25% में आपके सब आ जाते हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा आ जाएगा, फिर आपके जल विद्युत ऊर्जा आ जाएगा। सब आपके 25% में ही आएंगे। लेकिन अकेला ताप विद्युत का योगदान भारत में किसका है, कितने प्रतिशत है? तो 75%। ठीक है, याद रखेंगे डेटा है। नेक्स्ट, सूची 1 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए पुट से सही उत्तर चुनना है। औद्योगिक केंद्र यहाँ दिया गया है और प्रमुख उद्योग दिया गया है। तो आगरा किसके लिए फेमस है? तो पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए। कानपुर को देखा जाए तो ये चमड़ी का सामान बनाने में प्रसिद्ध। मेरठ उत्तर प्रदेश के ये आपके खेल कूद का सामान बनाता है। और मुरादाबाद आपके धातु पत्र यानी कि सीट बनाता है, मेटल सीट का निर्माण होता है। तो सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? ए का 4, बी का 1, बी का 1, सी का 2, का 2, डी का 3, डी का 3। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? बी हो जाए। बी इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह के विकास का सर्वाधिक लाभ किन उद्योगों को मिला है? वे हैं, मुंबई बंदरगाह की बात हो रही है। ठीक है, तो सूती वस्त्र को लाभ मिला है। ठीक है, कागज उद्योग को लाभ नहीं मिला, क्योंकि कागज उद्योग वैसे प्रमुख कागज उद्योग हमारे इस क्षेत्र में यानी मुंबई बंदरगाह के इर्द गिर्द में नहीं है। नेपागढ़ है तो मध्य प्रदेश में, टीटागढ़ में है तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो ऐसे ऐसे कागज उद्योग जो हैं वो आपके मुंबई बंदरगाह के निकट स्थापित। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम शोध उद्योग को ये इस बंदरगाह से लाभ मिला है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे पेट्रोल रिफाइनरी इंडस्ट्री का स्थापना किया गया है। तो ये भी सही है, लेकिन जूट उद्योग नहीं है। जूट उद्योग आपके पूर्वी भाग के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो वहाँ से कोलकाता बंदरगाह से किसी भी देश में निर्यात किया जाता है जूटों का। ठीक है, तो इसके सही उत्तर जो हो रहे हैं आपके 1 और 3 होंगे। 1 और 3 आपके बी में दिया हुआ है। सही उत्तर 101 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? सड़क यातायात आपके 80%।
ही इसके सही। सड़क से यातायात जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो 80% सबसे ज़्यादा। उसके बाद में रेल मार्ग, तब हवाई मार्ग आता है। हवाई मार्ग को तो वैसे नहीं ली जाती है, ठीक है। तो 80% आपके सड़क यातायात की बात हो रही है, तो 80% है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जनजाति है जो झारखंड राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, इनकी कल्चर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और काफ़ी दिनों से ये जाति आपके झारखंड राज्य में निवास करती है। इसके क्या हो जाएंगे? तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, ठुमरी तलैया। ठुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में, झारखंड के कोडरमा जिले, झारखंड के कोडरमा जिले में है। और कोडरमा अभड़क के लिए काफी अभड़क उत्पादन के लिए काफी, माइका के लिए काफी प्रसिद्ध है कोडरमा। और इसी कोडरमा जिले में ही आपके झुमरी तलैया है, घूमिए, बहुत अच्छा जगह है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। तो प्रथम किसका है? प्रथम आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। दूसरा कौन है? दूसरा आप महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन होगा? ये बिहार होगा। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? सी, ठीक है, थर्ड सही। नेक्स्ट, उत्तर बिहार के प्रमुख बगानों में कौन सा संयोग सही है? उत्तर बिहार के प्रमुख बगानों में कौन सा संयोग सही है? आम, लीची, केला। आम, लीची, केला, बिल्कुल। सेब, अमरूद। सेब, अमरूद, केला। अमरूद केला तो है लेकिन सेब नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आम, लीची, नारियल। आम और लीची तो सही है लेकिन नारियल नहीं है, तो सही उत्तर आम, लीची, काली। हाजीपुर में केला, ठीक है, है। हाजीपुर आपके इधर हो जाएंगे तो बिहार के उत्तरी भाग में हो जाएगा। आम के लिए भी फेमस है, लीची मुजफ्फरपुर, है ना, फेमस है। सही उत्तर इसके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, कोशी परियोजना के किन दो को लाभ प्राप्त होता है? किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बिहार और नेपाल। राज्य नहीं लिखा गया है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और नेपाल से, क्योंकि कोसी नदी की उत्पत्ति नेपाल से होती है, नेपाल से होती है। और ये बिहार में प्रवेश कर कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। तो इसका संयुक्त परियोजना बनाई गई है हनुमान बैराज के नाम से, जो बिहार और नेपाल दोनों, एक देश है और एक राज्य है भारत के, दोनों को लाभ पहुंचता है किससे? उसी परियोजना से। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी अपना जीविकापोर्जन कृषि पद्धति से करती? कृषि पद्धति से तो वैसे देखा जाए 76% एग्जैक्ट गवर्नमेंट का डेटा है, 76% करती, ठीक है। अब इसमें 80% है, 75% है, 96%। और डेटा आपका एग्जैक्ट 76% है। हम किसको लगाएं? इसे लगाया जाए, ये कुछ टिप्स लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा पूछ रहा है तो एग्जैक्ट देना पड़ेगा, एग्जैक्ट देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 76 इसमें नहीं, कोई इसी में नहीं है, तो हम इसे उपयुक्त में से कोई नहीं मानकर चलेंगे।
ठीक है जी, कोई नहीं मानकर मैं चलूँगा, आप लोग कमेंट्स करेंगे। ठीक है, निकट तो है 75 के काफ़ी निकट है, तो बहुत लोग इसे भी मान सकते हैं, माना जा सकता है। लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट जो डेटा है वो दे रहा, वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं उपयुक्त में से कोई नहीं मानकर चलूँगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेटा है, तो गवर्नमेंट का जो डेटा होता है उसमें परंतु हम लोग नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं। बिहार के मुख्य व्यावसायिक फसल, कमर्शियल फसल इसमें कौन सा है? कमर्शियल क्रॉप्स कौन से हैं देखते हैं। गेहूँ, कॉफ़ी, और बात कहाँ की हो रही है तो बिहार की। तो गेहूँ, कॉफ़ी, रबर ये नहीं है आपके, ये नहीं है। रबर, मूंगफली, धान, रबर, मूंगफली वैसे कहाँ से आ जाएगा रबर बिहार में, तो वैसे ही नहीं हो रहा है। तो गन्ना होता है, जूट भी होता है, मिर्च भी होता है, तो यही हमारा क्या है? कमर्शियल फसल। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं, बिहार में वार्षिक बाढ़, भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग कितना नुकसान प्रतिशत? बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग है, लगभग कितना है? तो 30 से 40, लगभग 30 से 40% जो है बिहार में वार्षिक बाढ़, भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग इतना प्रतिशत, 32, 40। ठीक है, तो सही उत्तर आपके 110 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन 110 यानी कि 40 को खत्म किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे। तब के लिए आप नाइट टू अगेन टुमारो भी ऐसी बात होगी, आप दी जाएगी, इससे रिलेट, क्वेश्चन से रिलेट।